हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू विजडम स्कूल हिसार चैनल। पॉजिटिव पेरेंटिंग के पहले भाग को आप सबने देखा और सराहा, इसके लिए हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा भाग भी आप ज़रूर देखें। आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आपको ये भाग भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको ये भाग अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर और आपने पहला भाग नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर ज़रूर क्लिक करें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पर क्लिक करके पहले भाग को भी ज़रूर देखें और अपने बच्चों को अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी का उपहार दें। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत सारे सवाल करते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं, उनके मन में इतनी सारी जिज्ञासाएं होती हैं कि एक साथ 10-10, 12-12 प्रश्न पूछ डालते हैं। तो क्या उन सारे सवालों के जवाब देना और उन्हें संतुष्ट करना जरूरी होता है? देने तो चाहिए। 3 से 4 साल की उम्र में बच्चा 373 सवाल पूछता है। चलिए, मैंने कम बताया, मतलब ज्यादा पूछता है। हाँ, और जितना संभव हो बच्चों को जवाब दिए जाने चाहिए। बहुत से ऐसे सवाल होंगे पेरेंट्स को जवाब नहीं भी पता होंगे तो आप मना कर सकते हैं, साफ बोल सकते हैं, बेटा मुझे नहीं पता या इसका जवाब मैं बाद में दूंगी। ये बच्चे की लर्निंग का जो उसका जिज्ञासा है, उसका जो इंक्वायरी लेवल है, उसको शो करता है। और अनफॉर्चुनेटली बच्चे जब 8-9 साल के होते हैं तब तक उनके सवाल धीरे धीरे डिम हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो लर्निंग का चाव जो है वो कहाँ चला गया जब इतना जिज्ञासु था बच्चा। तो वो सारा इन्वायरमेंट के ऊपर इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, चाहे घर का इन्वायरमेंट है या स्कूल का। तो रही सारे जवाब देने की, तो बिल्कुल देने चाहिए। शुरू के सवालों का मैं कैटेगरी भी बता दूं आपको। शुरू में बच्चे क्या के सवाल होते हैं, ये क्या है, ये क्या है। 3 साल का, 4 साल का बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, फर्स्ट सेकंड ग्रेड में आता है 7-8 साल का, फिर ये क्यों के सवालों में भी आ जाता है। तो जितना संभव हो पेरेंट्स को जवाब देने चाहिए, बच्चे के लिए टाइम निकालना चाहिए। हमारी जो आदतें होती हैं, जैसे हर पेरेंट में अलग आदतें होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं। जैसे मान लीजिए लेट उठने की आदत है, या बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या उन सब का एक बढ़ते बच्चे के ऊपर असर पड़ता है? बिल्कुल, बहुत असर पड़ता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बच्चों को हम बोलते हैं वो बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। जो हम करते हैं अपने जीवन में उसको बच्चे अपने आप ऑटोमेटिक फॉलो करते हैं। तो इसमें पेरेंट्स के लिए एक मेरा इसी बात पे सजेशन ये रहेगा कि कई बार जाने अनजाने में हम एज ए पेरेंट हॉट आर्गूमेंट्स में पड़ जाते हैं। कई बार लड़ाई भी हो जाती है, कई बार इससे भी आगे बात चली जाती है। तो जब एक छोटा सा बच्चा आसपास में 2 साल, 4 साल, 6 साल का बच्चा वो उस चीज़ को देख रहा है, वो बहुत इनसिक्योर फील करता है। तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि मैं आपको लड़ने से मना नहीं करता। आप बच्चे के सामने टीवी चला के थोड़ी सी तेज आवाज में दूसरे बेडरूम में जाएं, दूसरे कमरे में जाएं, अंदर से कुंडी बंद करके खूब एक दूसरे को गाली गलौज करें, खानदान तक की आप गालियां दें और जरूरत पड़े तो एक दूसरे का सिर फोड़ें। 1 घंटा, आधा घंटा, जब आपकी पूरी भड़ास निकल जाए, फिर वापस आकर बच्चे के सामने नॉर्मल बिल्कुल स्माइल करते हुए बच्चे के सामने आए। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो इनसिक्योरिटी बच्चे में इस एज में आ जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। और लो कॉन्फिडेंस का बच्चा ना एकेडमिक्स में अच्छा कर सकता है, ना उसका कॉन्फिडेंस अच्छा बनेगा जी। और फिर हम ये कारण ढूंढते रह जाएंगे कि कहाँ ऐसी कमी रही। सब कुछ तो दे रहे हैं जी, क्योंकि मेंटल लेवल पे वीक हो जाएगा ना वो। उसे लगेगा कि मम्मी पापा साथ में नहीं है, या उनमें कोई बड़ा इशू है। लड़ाइयाँ हो लेकिन आपके हिसाब से नोक झोंक तक हो, या बड़ी भी हो तो उसके सामने ना हो, बच्चे के सामने ना हो। जी, आगे पीछे जो मर्जी लड़ो, आप, खुला मैदान है आपके लिए। एक सर, बच्चा जब चलना सीखता है उस पे भी बहुत लोगों के अलग अलग व्यूज होते हैं। जैसे ये पूछना चाह रही थी कि कौन सी उम्र ऐसी होती है जो सही होती है बच्चे के पैदल चलने के लिए, या बच्चों में माँ बाप में जो सब्र नहीं होता कि ये क्यों नहीं चल रहा, उस पे बात करना चाहती हूँ। ये मेरा सबसे फेवरेट सवाल है एक्चुअली, सही पूछो तो। जी, मैनकाइंड के लिए सबसे मुश्किल कामों में से जो काम है वो है पैदल चलना सीखना। और ये अकेला काम है जो बच्चा बिना किसी की मदद के करता है, वक्त के साथ अपने आप। हाँ, वो पहले जैसे बैठना सीखता है, फिर क्रॉलिंग सीखता है, फिर अपने आप खड़ा होकर चलना सीखता है। मैं कई बार पेरेंट्स से पूछता हूँ कि आपके बच्चों को पैदल चलना किसने सिखाया,
तो ज्यादातर बोलते हैं मैंने सिखाया या इसके दादी ने सिखाया, हमने सिखाया, जबकि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बच्चे को पैदल चलना नहीं सिखाया जा सकता, वो देख के चलता है। और इस चीज को रिलेट करके मैं बच्चे के एकेडमिक से भी जोड़ना चाहता हूँ। जब बच्चा अपने स्ट्रगल से सीखता है, चाहे उसको 10 दिन फालतू लगे, 1 महीना फालतू लगे, जब बच्चे बड़े होते हैं, 4th ग्रेड में है, 6th ग्रेड में है, 10th ग्रेड में है, वो अपने आप अपने स्ट्रगल से जब सीखते हैं, मैथ्स भी उनके लिए मुश्किल नहीं है, इंग्लिश भी उनके लिए, कोई सब्जेक्ट उनके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक काम वो बहुत बड़ा करके आए हैं, वो पैदल चलना सीख के आए हैं। तो मुझे लगता है कि 10 महीने में, अच्छा यहाँ पे एक और अच्छी चीज है, बच्चा 10 महीने में पैदल चलना सीखे या 12 में सीखे या 18 में सीखे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बल्कि कई बार ये एग्जाम्पल भी देते हैं, इसके तो ताऊ भी जो है ना वो 16 महीने के होके चलना सीखे थे, इट्स फाइन। इस चीज में पेरेंट्स बहुत पेशेंस दिखाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। मेरा आग्रह है ऐसा ही पेशेंस बच्चे को तब भी दिखाएं जब वो काउंटिंग सीखेगा थोड़ा सा बड़ा होके, जब वो टेबल सीखेगा, जब वो लैंग्वेज है, जब वो रीडिंग सीखेगा, वहां भी वो एरर करेगा, बहुत बार गिरेगा, उतनी ही बार गलतियां करेगा। उन गलतियों के लिए यदि पेरेंट्स थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे तो बच्चे की सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा और बच्चा बहुत अच्छा करेगा। ऐसे ही बच्चा जब पहली बार बोलना सीखता है, हाँ जी। उसमें भी मेरे ख्याल से यही पेशेंस होना चाहिए कि वो अपने आप सीखेगा। यहाँ पे एक्चुअली पेरेंट्स का पेशेंस और इम्पेशेंस काम ही नहीं करता। जब तक बच्चा पैदल चलना सीखता है उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है, पेरेंट्स के कोई कमेंट्स उसके किसी काम के नहीं। जब वो बोलना सीख रहा है तब तक, क्योंकि उसको बोलना समझना आया नहीं है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेशेंस दिखाते हैं। लेकिन यही पेशेंस मैं चाहता हूँ बच्चे के साथ तब तक दिखाएं जब तक वो 18 साल का हो जाता है। चीजें बदल जाएंगी, तरीके बदल जाएंगे, लेकिन पेशेंस होना चाहिए। और ये सर, कई पेरेंट्स जो होते हैं छोटे बच्चों की शरारतों से तंग होके उन्हें मारना पीटना शुरू कर देते हैं। उफ, और कई बार स्कूलों में भी होता है ऐसा, तो क्या लगता है आपको, मारना पीटना क्या किसी समस्या का हल है? बस एक ही काम पेरेंट्स को जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो ये है, बच्चे को कभी मारना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं समझाने की, बिल्कुल समझाया जा सकता है, बच्चे को समझा सकते हैं। मुझे कई बार ये भी लगता है कि पेरेंट्स का और बच्चे का कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता। 0 से 8 में बच्चे को जैसे ना हम कॉमन सेंस के हिसाब से लेते हैं कि उसको अपने आप समझ होगी, उसको नहीं है समझ, वो भी 4 साल का है, वो 6 साल का। आज जो पेरेंट्स बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन के साथ चलते हैं कि बेटा आपको ये चीज करनी है, ये करनी है, ये नहीं करनी है। जैसे बाहर से बच्चा आता है, यदि जो पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा जूते जुराब निकाल के आपको यहाँ रखने हैं, बच्चा बिल्कुल यूं का यूं फॉलो करता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, इशू ही नहीं है। और रही मारपीट की, यदि कोई चीज टूट फूट गई उसके लिए मारपीट है तो बहुत ही बुरी बात है, और मारना तो बच्चे को बिल्कुल नहीं चाहिए। कई बार फिर बच्चे झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें लगता है कि इस चीज से हम बच जाएंगे और फिर वो आदत उनकी डेवलप हो जाती है। हाँ, बच्चे मैनिपुलेट करना भी 6-7 साल की उम्र में शुरू कर देते हैं कई बार। लेकिन हमें उनको एक चीज का ख्याल रखना, कभी ये भूल के भी ये नहीं बोलना तू झूठा है। ये बोल दिया तो पक्का झूठा हो ही जाएगा, तो ये ख्याल रखना है। कोई जैसे घर में छोटी मोटी गलती हो जाए और उस पर लगे कि मुझे डांट पड़ेगी, तो वो बच्चा फिर झूठ का ही सहारा लेता है। हाँ, इसमें हमारा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई चीज गिर गई, पड़ गई, कोई चीज बच्चा खो के आ गया, कोई भूल गया, या कोई उसके कपड़े खराब हो गए, या किसी से कोई भी ऐसा इश्यू हुआ है, तो पेरेंट्स को उसकी बात पूरी ध्यान से सुननी चाहिए। पूरी बात सुनते सुनते शायद आपको क्लियर हो जाए कि मामला इतना खराब नहीं था जितना हमने रिएक्ट कर दिया। जी, जैसे आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कोई चीज का नुकसान तो हो ही गया, वो तो वापस आने से रही जी, और फिर उसके बाद बच्चे को भी डांट पड़ी और वो भी झूठ बोलना सीख जाए तो वो गलत है। हाँ सर, छोटे बच्चे के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन क्या पॉसिबल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म 2 चीजें होती हैं। जिन घरों में हर बात पे, छोटी छोटी चीज पे बच्चे को एप्रिशिएट करते हैं, बच्चा उसमें एप्रिसिएशन की तरफ बढ़ता है और ज्यादा अच्छे से अपनी चीजों को करता है। इसमें एक चीज हम और भी हमेशा करते हैं, उसको हम बोलते हैं रूल ऑफ 100। जो चीज हम 100 बार करते हैं वो हमारे घर में होनी शुरू हो जाती है। ये बड़ों के लिए भी एप्लीकेबल है। मेरा बच्चा घर आते सबसे पहले अपना होमवर्क करता है। मेरा बच्चा ये सब्जी बहुत खुश होकर खाता है। मेरा बच्चा
अपने आप से वो ब्रश करता है, अपने आप तैयार होता है, इस किस्म की जो कम्प्लीमेंट्स हैं हम बार बार करते हैं तो बच्चा उस बिहेव को अडॉप्ट कर तो लेता है, प्रोत्साहित होता है कि मुझे इस बात पे तारीफ मिलती है, तो अगर वो ना भी करने वाला हो तो भी करेगा। और इसमें बल्कि इससे भी इफेक्टिव आगे जाता है इनडायरेक्ट अप्रिसिएशन। जैसे उसके मामा को आपने फोन मिला रखा है, ये बोलो आजकल ना लड्डू ये चीज तो बड़ा खुश होकर करता है, चाहे वो ना भी करता हो, आप यदि ऐसा बोलते हैं तो बच्चे की लाइफ में अपने आप ही ऐड हो जाए। सर, बच्चे को खुश रहने के लिए, रखने के लिए भी पेरेंट्स बड़े चिंतित रहते हैं कि हमारा बच्चा खुश कैसे रहे, और उसके लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बच्चे बिना किसी बात के भी उदास होते हैं या शांत होते हैं या रिएक्टिव नहीं होते, तो उस केस में बच्चा ऐसे शांत बैठा है किसी कोने में, और मम्मी के तो बिल्कुल पहाड़ टूट गया मुसीबत का, क्या हो गया, हाय मेरा बच्चा, इस किस्म से रिएक्ट नहीं करना है बच्चे को किसी भी तरीके से। जैसे हमारे मूड स्विंग्स होते हैं बड़ों के, बच्चों के वैसे मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बिना बात से बहुत खुश हो सकते हैं, कभी बिना बात पे दुखी हो सकते हैं। जी जी। तो एक छोटा सा फेस होता है, कई बार आधा घंटा, कई बार 20 मिनट, यहाँ पे बच्चा बल्कि एक मैनिपुलेशन सीख जाएगा कि यदि ऐसे बैठे, ऐसे फेस करके बैठोगे तो मम्मी आके फिर चॉकलेट भी देगी, इस किस्म से बहुत ज्यादा चीजें करेगी, तो वो रिएक्ट नहीं करना। तो वन लाइनर ये है कि यदि बच्चे को हम हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे तो ये संभव कभी भी नहीं है, और हम एग्जॉस्ट होकर हम टूट जाएंगे, हम थक जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, फिर बच्चे की तरफ मारपीट और हमारा रूड बिहेव शुरू हो सकता है। जी चलिए सर, आज आपने इस टॉपिक पे बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बातें बताई, हमें सारी जानकारी भी दी जो हमें आगे काम आएगी, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मिलते हैं हम अगले भाग में, तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।